हेलो बच्चों। गोपालगंज शिक्षा विभाग के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपना एक परिचय दे दूं। मेरा नाम रंजीत कुशवाहा हुआ और मैं गोपालगंज के उचका गांव ब्लॉक के कपरपुरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में फिजिक्स का टीचर हूं। और मुझे यहाँ पर आपको फिजिक्स का क्लास लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। और मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि आपको फिजिक्स में जो भी डाउट्स हैं ट्वेल्थ क्लास में, वो सारे डाउट्स क्लियर करते हुए आपको एक बेहतर शिक्षा प्रदान करूं, जिससे कि आप अपना ट्वेल्थ का एग्ज़ाम भी अच्छे से कर सकें। और अगर आपका जेई मेंस या नीट वगैरह की तैयारी करने का भी अगर आपकी अगर ये मंशा है, तो उसका भी आपको एक अच्छा फाउंडेशन यहाँ पर मिल सके। ये मतलब इस सारी चीज़ों को कवर करने का हम प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं और प्लस जो भी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जैसे एग्जाम के जो पैटर्न्स हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 50% रह रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी हम लोग समय समय पर उसको करेंगे। और साथ साथ न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग साथ साथ एनसीईआरटी का करते चलेंगे। तो इस कड़ी में आइए, हमारा ये पहला ट्वेल्थ का फिजिक्स का ये क्लास है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ट्वेल्थ के फिजिक्स का इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरू करते हैं कि ट्वेल्थ के फिजिक्स में आप लोग को ट्वेल्थ के फिजिक्स में आप लोग को पढ़ना क्या है। ठीक है। ट्वेल्थ के फिजिक्स में सबसे पहले हमारा जो स्टार्टिंग है, वहाँ कुछ चैप्टर्स को हम लोग थोड़ा सा एज ए इंट्रोडक्शन हम लोग लेते हैं, फिर उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको हम लोग हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब ये हुआ कि इसमें हम लोग स्थिर आवेश या चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। एस्टेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब एस्टेटिक चार्ज। तो स्टैटिक चार्ज मतलब कि स्थिर आवेश, यानी ऐसा आवेश जो कहीं पे रख दिया गया है और स्थिर है, वो कहीं मूव नहीं कर रहा है। ठीक है। तो वैसे चार्ज के कारण जैसे फील्ड, उसके कारण लगने वाले फोर्स, उसके कारण उत्पन्न चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इसको हिंदी में विद्युतीय क्षेत्र जो बनते हैं, विद्युतीय बल लगता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युतीय विभव, इन सारे चीज़ों का स्टडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा उस चार्ज को, स्टैटिक चार्ज को हम लोग कैसे स्टोर कर सकते हैं, उन सारे डिवाइसेस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि वो डिवाइस कैसे काम करते हैं, कैसे स्टोर होते हैं, एनर्जी कैसे स्टोर होती है। जैसे कि आप सिंपल सा एक डिवाइस देखोगे, कैपेसिटर, या सिंपल भाषा में उसको कंडेंसर भी कहते हैं हम लोग, जो कि पंखों में यूज होता है। आमतौर पे हर एक पंखे में यूज होता है, या सिर्फ पंखों में नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज में, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज में वो कैपेसिटर यूज होता है। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है? चार्ज को स्टोर करना। ठीक है। तो वो कैसे काम करता है उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर उसके बाद से दूसरा चैप्टर जो होगा वो होगा, दूसरा चैप्टर जो होगा वो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम हिंदी में धारा वैद्युतिकी कहेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या होता है कि जैसे जब हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़े कि स्टैटिक चार्ज यानी स्थिर चार्ज, अब यहाँ पे क्या होगा कि हम चार्ज को मूव कराएंगे। यानी अगर चार्ज कैरियर्स मिल जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए, तो इलेक्ट्रॉन्स मूविंग पार्टिकल है। तो जब हम चार्ज को मूव कराएंगे इलेक्ट्रॉन द्वारा, जब वो किसी कंडक्टर में के द्वारा जब वो मूव करेगा, तो वो बन जाता है इलेक्ट्रिक करंट। स्टैटिक है तो सिंपल चार्ज है, उसके कारण फील्ड और भी सारे प्रॉपर्टीज बनेंगे, लेकिन जब वो मूव करेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। और इलेक्ट्रिक करंट बनेगा तो उसके भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हमको इसमें पढ़ने हैं। जैसे आप पिछले क्लास में 10th क्लास में ओम्स लॉ वगैरह पढ़े होंगे, तो ओम्स लॉ उस करंट से ही संबंधित है। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम ओम्स लॉ के बारे में भी जानेंगे। करंट का यानी चार्ज का किसी कंडक्टर के अंदर कैसे मूवमेंट होता है, वो कैसे मूव करता है कंडक्टर के अंदर, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। कैसे वो चार्ज के कंडक्टर के दोनों एंड्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उससे कैसे वो प्रभावित होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और फिर इसी कड़ी में हम लोग आगे किरचॉफ्स लॉ है, ठीक है, जो कि ट्वेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेबस के हिसाब से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी। तो किरचॉफ्स लॉ के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। ठीक है। इसके साथ साथ
करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इसके कुछ अदर, जैसे अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर से, जैसे मान लो कि ये, इसी को हम लोग कंडक्टिंग वायर मान लें, और जब इससे करंट का फ्लो होता है, तो करंट के फ्लो होने से क्या होता है कि इसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है, यानी ये गर्म होने लगता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो इस घटना को भी, इस प्रभाव को भी हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, कि करंट से वायर में, ये वायर में जो करंट फ्लो करने से हीट प्रोड्यूस होता है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। इन सारे चीजों को हम लोग यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में, यानी धारा वैद्युतिकी में देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद से करंट जब हमारा प्रोड्यूस होता है, तो उसके साथ साथ और भी कुछ फेनोमेनन इसमें प्रोड्यूस होते हैं, कुछ और भी घटनाएं होती हैं करंट फ्लो होने से कंडक्टर में। तो उसी में से एक घटना है फिर हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यानी धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर है। इसमें क्या है कि जब भी किसी कंडक्टिंग वायर से जब करंट फ्लो करता है, तो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी वो प्रोड्यूस करता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम जानेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होता है, उसका शेप क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बढ़ने से घटेगा बढ़ेगा, इन सारी चीज़ों को, उस मैग्नेटिक फील्ड को मेजर कैसे करेंगे। और मेजर करने के लिए बहुत तरह के, इसमें हमको रूल्स पढ़ने के लिए बहुत तरह के, इसमें वैज्ञानिकों के हम लोग इसमें सिद्धांतों को पढ़ेंगे, जैसे बायो-सावर्ट लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें फ्लेमिंग्स का भी रूल पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा उसमें मैग्नेटिक फील्ड को अलग अलग, जैसे चार्ज पार्टिकल्स है, तो चार्ज पार्टिकल्स अगर मूव कर रहा है, तो उसके लिए चारों, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है, या अगर मान लेते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक, ये किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और साथ साथ वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल मूव करे, तो फिर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी प्रभाव पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रभाव पड़ेगा, उसको भी पढ़ेंगे। और अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड हो, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल मूव करे, तो उस पर भी एक फोर्स लगता है, जिसको लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। उस लॉरेंज फोर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, इन सारे चीज़ों को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हुए चलेंगे। फिर इसके बाद से इसमें हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम एक आता है इसमें, जिसमें किसी भी, जैसे मान लो कि ये कंडक्टिंग वायर है, इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए रूल दिया एम्पियर ने। ठीक है, तो उसको हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ के माध्यम से समझेंगे कि किसी भी शेप का कोई भी कंडक्टिंग वायर हो और उसमें करंट फ्लो कर रहा हो, तो एम्पियर के सर्किटल लॉ का उपयोग करके हम लोग आसानी से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में इंक्लूड करेंगे। साथ साथ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, चुंबकत्व के बारे में, कि चुंबकत्व क्या होता है, ये प्रॉपर्टी जो है वो कैसे, कैसे चुंबक के बारे में पहला ज्ञान हमको कैसे मिला, चुंबक वास्तव में होते कैसे हैं। ठीक है, चुंबक का मतलब कितने प्रकार के होते हैं, जैसे चुंबक जो होते हैं वो एक हो गया नेचुरल, एक हो गया आर्टिफिशियल। कुछ नेचुरली पाया जाता है जो पत्थर होता है मैग्नेटाइट, वो भी चुंबक होता है, और आर्टिफिशियल जिसको लैब में बनाया जाता है। ठीक है, और कई शेप में बनाए जाते हैं, उन सब के प्रॉपर्टीज के बारे में। फिर उसके बाद से चुंबक के जो चारों तरफ जैसे जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, रिपल्सन का, उसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे इस मैग्नेटिक चैप्टर में, मैग्नेटिज्म में। ये हमारा तीसरा यूनिट होगा। नेक्स्ट जो होगा वो होता है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हिंदी में कहेंगे इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और ईएमआई। ठीक है, एंड एसी सर्किट, एसी सर्किट, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी जो अभी हम लोग जो बिजली यूज करते हैं, जो करंट यूज करते हैं, वो करंट का प्रोडक्शन वास्तव में होता कैसे, पहली बार कैसे इसको बनाया गया, ठीक है, करंट को, उसके बारे में मेनली इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि एसी करंट कैसे प्रोडक्शन होता है उसका। तो उसका पीछे बेसिक जो थ्योरी है, जो फैराडे का लॉ है, ठीक है, वो फैराडे के लॉ को इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद से इसमें और भी बहुत सारे इंडक्शन से संबंधित बहुत सारे हेनरी का प्रयोग है,
ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और फिर तब हम लोग एसी सर्किट के बारे में जानेंगे कि सिंपल सा एक एसी सर्किट में क्या क्या स्ट्रक्चर, क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और ये जो सर्किट है, उस सर्किट में करेंट और वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का है, तो करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या रिलेशन है, वो कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं कि अलग अलग सर्किट में, एसी सर्किट में, उसको हम समझेंगे। लास्ट में इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें एक टॉपिक मिलता है हमको, एलसीआर सीरीज सर्किट पढ़ने के लिए। एलसीआर मतलब कि एलसीआर का मतलब है कि वहाँ पे एक इंडक्टर होगा, एक कैपेसिटर होगा और एक रेसिस्टर होगा, एक ही सर्किट में तीनों सीरीज में लगे होंगे, और उस सर्किट में हमको करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ये पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। उसमें कई तरह के रिजोनेंस का कंडीशन और उसमें पावर कंजम्पशन, इन सारे चीज़ों को हमको इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे जेईई मेंस में, नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होता है वो होता है ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएम वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये चारों चैप्टर पढ़ने के बाद यहाँ पर मैक्सवेल नामक एक वैज्ञानिक जो थे, इन चारों चैप्टर में जो भी मेन मेन जो थ्योरी है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉसेस थ्योरी आता है, यहाँ पर ये जैसे फैराडे का लॉ आता है, फिर उसका एम्पियर सर्किट लॉ आता है। तो इन सारे जो मेन मेन जो थ्योरी, सबको उन्होंने रिलेट करके एक कंक्लूजन निकाला, और उन्होंने कहा क्या कि ओसिलेटिंग जो चार्ज पार्टिकल्स है वो वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। यानी चार्ज पार्टिकल, कोई भी आवेशित कण जो है, अगर वो ओसिलेट कर रहा है, दोलन कर रहा है, तो वह एक वेव प्रोड्यूस करता है, वेव उत्पन्न करता है, तरंग उत्पन्न करता है, और उन्हीं तरंगों को ईएम वेव कहा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा गया। तो इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जानेंगे, और जो भी हम लोग सूर्य से जो भी हमको रेडिएशन प्राप्त हो रहा है, वो सारे रेडिएशन जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इससे बहुत सारे तरह के, जैसे सूर्य से जो भी हमको रेडिएशन मिलता है, तो उसमें बहुत सारे रेडिएशन होंगे, जैसे कि एक्सरे होगा, गामा रे होगा, आपको विजिबल लाइट हो गया। ठीक है, विजिबल लाइट, उसके बाद से रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया। ठीक है, तो इन सारे वेव्स जो होते हैं वो सब ईएम वेव्स के अंतर्गत आते हैं। तो उन सारे वेव्स के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ना है कि वो उनका मतलब ओरिजिन क्या है, कैसे वो प्रोड्यूस होते हैं, वो कैसे उनका जैसे उसकी कुछ प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, उसका वेवलेंथ रेंज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, उसके मतलब यूजेज क्या है, इन सारे चीज़ों को हम लोग ईएम वेव्स में जानेंगे। तो ये जो है हमारा पूरा 5 चैप्टर, 5 यूनिट्स है, और ये 5 यूनिट जो है वो आपको 7 चैप्टर में, 8 चैप्टर में बटा हुआ है। ये हमारा फर्स्ट बुक का सिलेबस होता है, ये फर्स्ट बुक हमारा फिजिक्स का होता है। इसके बाद से फिर हमारा सेकेंड बुक आता है। ठीक है, सेकेंड बुक जो है वो हमारा, उसमें 5 के बाद 6 नंबर से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा, क्योंकि ये इसका बहुत सारा पार्ट जो है आप बहुत पीछे से, जैसे 8 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि आप 8 क्लास में प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, 10th क्लास में प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़े होंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़े होंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़े होंगे। तो ये सारी घटनाओं को पढ़ते हुए फिर आगे के कुछ अन्य और भी जो घटनाएं हैं ऑप्टिक्स में, हम उसको कवर करेंगे। यहाँ पर आने के बाद 11th 12th में आने के बाद जो है प्रकाश, जो है प्रकाश के बारे में 2 तरह के हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है। एक पार्टिकल नेचर हो जाता है और दूसरा वेव नेचर हो जाता है। तो अभी तक आप जो भी इसमें पढ़े हुए हैं वो सब पार्टिकल नेचर के अंतर्गत आता है। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, आपका वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, ये सब न्यूटन का कॉर्पस्कुलर नेचर उसको कहा जाता है, न्यूटन की कणिका सिद्धांत। उस सिद्धांत के आधार पर ये सारी चीज हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम 12th में आते हैं तो प्रकाश के बारे में एक और भी हम सिद्धांत पढ़ते हैं, जिसको हाइगेन का तरंग सिद्धांत कहा जाता है। तो ये ऑप्टिक्स आपका 2 पार्ट में होगा। एक पहला जो न्यूटन के कॉर्पस्कुलर नेचर के आधार पर आधारित होगा, न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर, जिसमें हम उन सारी घटनाओं को पढ़ेंगे, और भी बहुत सारा चीज उसमें हम ऐड करेंगे जो 10th के अलावे है। और इसके साथ साथ दूसरा जो पार्ट होगा वो पूरा हाइगेन के तरंग सिद्धांत पर आधारित होगा। और हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत है, तो जो ये कहता है कि जो प्रकाश का जो कॉर्पस्कुलर नेचर है
ठीक है। तो कॉर्पस्कुलर नेचर के अलावा प्रकाश में तरंग का भी गुण होता है, और उस तरंग के गुण के आधार पर फिर से हम प्रकाश की जितनी भी घटनाएं जो हम पहले पढ़े हुए हैं, परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण, ये तो इन सारी घटनाओं को हम फिर तरंग सिद्धांत पर भी एक्सप्लेन करेंगे। और इसके अलावा प्रकाश के अन्य जो घटनाएं हैं, जैसे कि प्रकाश का जैसे तरंग है, तो जब तरंग जैसे ही आएगा तो तरंग में एक गुण है कि वो अध्यारोपित होते हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपरिम्पोज होते हैं। और जब सुपरिम्पोज होते हैं तो फिर यहाँ पर एक तरंग की घटना आ जाती है, व्यतिकरण, ठीक है, जिसको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इंग्लिश में कहेंगे। फिर उसका से डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण। तो ये सब चीजें भी इस पार्ट में आ जाती है तरंग सिद्धांत के आधार पर। तो ऑप्टिक्स के दूसरे पार्ट में हम लोग तरंग सिद्धांत के आधार पर इन सारी घटनाओं का स्टडी हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद से नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा है वो हो जाता है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, प्रकाश की द्वैध प्रकृति, यानी प्रकाश की द्वैध यानी दो प्रकृति, ठीक है। द्वैध का मतलब यहाँ पे दो प्रकृति। तो अभी जैसे हमने आपको ऑप्टिक्स से बताया कि हम लोग प्रकाश के बारे में दो तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक कॉर्पस्कुलर नेचर जिसको न्यूटन ने दिया था, और दूसरा हो गया एक हमारा हाइगेन का तरंग सिद्धांत। तो इस दोनों में क्या है कि पहले प्रकाश के बारे में न्यूटन ने बताया, कणिका सिद्धांत को दिया, और कणिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की सारी घटनाओं को हमें स्टडी करते आए। बाद में जब हाइगेन ने जो अपना तरंग सिद्धांत दिया तो न्यूटन के कणिका सिद्धांत को वहां पर छोड़ दिया गया और हाइगेन के तरंग सिद्धांत को पकड़ लिया गया कि प्रकाश जो वो तरंग है, और तरंग के आधार पर उन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया गया। लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो ये फिर मतलब ये वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दी कि अगर प्रकाश का नेचर अगर तरंग है तो फिर ये घटनाएं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे क्रॉम्पटन इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब कुछ घटनाएं ऐसी थी जो प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर एक्सप्लेन नहीं की जा सकती थी। तो फिर जब ये चीजें जब पाया गया कि प्रकाश में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, तो फिर वहां पर जो है प्रकाश के कण के सिद्धांत को फिर से एक बार बल मिला, और फिर वहां पर डी ब्रोगली नामक एक व्यक्ति ने इस कण के सिद्धांत को और तरंग के सिद्धांत को दोनों को आपस में ऐड कर दिया, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर प्रकाश के द्वैध प्रकृति का यहाँ से जन्म हुआ कि प्रकाश में दोनों तरह के गुण होते हैं। लेकिन ये भी बताया गया कि प्रकाश में ये जो दोनों तरह के गुण जो होते हैं ये एक साथ कभी भी नहीं दिखते हैं। यानी एक बार में अगर प्रकाश तरंग अगर माध्यम में मूव कर रही है तो उसमें सिर्फ तरंग का ही गुण होगा, और जैसे ही वह किसी बॉडी पे किसी सरफेस पे जब वो इंसिडेंट होगी तो उसमें कण का गुण आ जाएगा, ठीक है। तो दो तरह के गुण अलग अलग प्रकाश जो है वो प्रदर्शित करता है, इसी को हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे कि ये कहाँ से शुरू हुआ और कैसे इसके बाद जो है हमारा क्वांटम फिजिक्स शुरू हो जाता है। तो एक तरह से ये चैप्टर जो है जिसको भी आगे अगर फिजिक्स से स्टडी करना हो, आगे फिजिक्स में आगे पढ़ना हो, तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से जो है हमारे क्वांटम फिजिक्स की जन्म होती है, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल हमारी विचारधारा अलग हो जाती है, ठीक है। इसके बाद से नेक्स्ट हमारा जो है वो थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन है तो फिजिक्स का चीज ही, तो उसको हम लोग एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग एटम्स और न्यूक्लियाई यानी परमाणु और नाभिक के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करेंगे कि परमाणु की संरचना क्या है। हालांकि ये थोड़ा बहुत आपको केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेगा, बट चूंकि फिजिक्स में ही इन सारे चीज़ों का इवोल्यूशन और सबका विकास जो है फिजिक्स में हुआ, इसलिए फिजिक्स में इसको स्पेशली सिलेबस में इंक्लूड किया गया कि परमाणु जो है उसकी संरचना क्या है, ठीक है। परमाणु के अंदर नाभिक होता है तो नाभिक की संरचना कैसे होती है, उसका साइज क्या होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में, और परमाणु और नाभिक से संबंधित जो भी फेनोमेनन है, जैसे आप सुने होंगे कि न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, जैसे परमाणु बम का नाम आप सुनते हैं, तो परमाणु बम किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसे सूर्य में इतनी अपार ऊर्जा कहाँ से आती है, इसके पीछे क्या कारण है। तो इन सारे चीज़ों को हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे एटम्स और न्यूक्लियाई में। इसके साथ साथ बहुत सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे रेडियम वगैरह होता है जो कि अंधेरे में चमकते रहता है, तो उसमें ये चमकने का गुण कहाँ से आ जाता है, इन सब चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियस चैप्टर में इंक्लूड करेंगे। तो इन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पर जानेंगे। पूरी तरह से मैथमेटिकल है लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और
मतलब एटम और न्यूक्लियस के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद से नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा होता है वो है सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा सेमीकंडक्टर, यानी अर्धचालक, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इसमें लिख सकते हैं। तो अर्धचालक और अर्धचालक युक्तियां, आज की डेट में जितने भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स यूज कर रहे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी हो या स्मार्टफोन हो, कैलकुलेटर हो, आपका लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, ये सभी जो है वो सभी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंतर्गत आती है। तो जैसे कि हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा बता दें आपको, कि जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे मेटल, नॉन मेटल पढ़ते हैं, ठीक है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स पढ़ते हैं, उसी के बीच की प्रॉपर्टी जो होती है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की प्रॉपर्टी वाला जो सब्सटेंस है उसको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। यानी सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे ये बहुत अच्छा मतलब कंडक्टर नहीं होता, और अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। लेकिन अब उस प्रॉपर्टी के आधार पर अगर हम कोई डिवाइस बनाए तो उस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए हमेशा उसको गर्म करना पड़ेगा, उसको गर्म करेंगे तब जाकर के वो काम करेगा, गर्म करेंगे तो काम नहीं करेगा। तो उसमें थोड़ा सा अगर सेमीकंडक्टर जो उसकी जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसकी निजी जो गुण है, अगर उसमें थोड़ा सा हम कुछ मतलब अपद्रव्य कहें या कुछ ऐसे सब्सटेंस उसे मिला दे जिससे कि उसमें चालकों की संख्या बढ़ जाए, तो सेमीकंडक्टर भी जो है वो कमरे के टेम्परेचर पर उसे बहुत ही एक यूनिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। ठीक है, और उसी प्रॉपर्टी के कारण जो है सेमीकंडक्टर का उपयोग जो है डिवाइसेस बनाने में, यानी इतने सारा जैसे आपको डायोड बनाना हो, ट्रांजिस्टर बनाना हो, इन सारे चीज़ों को बनाने के लिए इसका उपयोग हम लोग सेमीकंडक्टर का करते हैं। सेमीकंडक्टर में मुख्य रूप से हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग हम लोग करते हैं, और एक इसकी बहुत पेक्युलर प्रॉपर्टी जो कि अपद्रव मिलाने के कारण उसमें उत्पन्न होती है, उसके कारण हम इसका उपयोग करते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, कैसे काम करता है, ये बहुत कुछ आपको इसमें सीखने के लिए मिलेगा। इसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा यूनिट होगा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बाद, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार प्रणाली। संचार प्रणाली, जैसे आज के डेट में हम लोग मोबाइल का यूज करते हैं, लेकिन बहुत पहले हम लोग मोबाइल का यूज, जब मोबाइल नहीं था तो हम लोग लैंडलाइन फोन का यूज करते थे, उससे पहले भी संचार होता था। राजा महाराजाओं के जमाने में व्यक्ति होते थे जिसको मतलब कोई भी चिट्ठी वगैरह किसी को भेजना होता था तो मैसेंजर होता था, दूत जिसको कहते हैं, वो एक राजा से दूसरे राजा के पास वो लेके जाता था, वहां संदेश देता था, फिर वहां से संदेश लेकर के आता था, और इसमें हफ्ता दिन महीनों दिन लग जाता था, ठीक है, दूरी के आधार पर। बाद में इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ, ठीक है, तो फिर उसमें डाकघर का आया, डाकघर का रोल आया, फिर हम चिट्ठी लिखने लगे और फिर चिट्ठी से जाने लगा, उससे भी टाइम लगता था। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे उसमें क्या हुआ कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया, सुधार होते गया संचार में, ठीक है, तो फिर टेलीफोन का आविष्कार हुआ, तो टेलीफोन से हम लोग संचार करने लगे, फिर उसके बाद से मोबाइल आया, तो फिर मोबाइल से हम संचार कर रहे हैं। और आज के डेट में तो हमारे पास संचार के बहुत सारे साधन, हम ईमेल भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी बात कर सकते हैं, मतलब वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तो किसी से भी बात करना हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोना में बैठा हो, पल भर में वो तुरंत उस व्यक्ति से कनेक्ट हो सकता है और उससे बात कर सकता है। तो ये सब जो संचार के जो साधन है, ये इतने आज के डेट में इतने विकसित कैसे हो गए? ड्यू टू सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। सेमीकंडक्टर डिवाइसेज की बदौलत जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम इतना उन्नत होते हो गया, इतना विकसित हो गया कि आज तुरंत सेकेंडों में किसी से भी हम कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इसमें हम कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में अपना समझेंगे कि कैसे हमारा ये सिस्टम काम करता है, कैसे हम किसी को तुरंत मैसेज करते हैं तो कैसे ये इतनी तेजी से वहां तक चला जाता है और फिर वहां से मैसेज हमारे तक रिटर्न आ जाता है, इसके पीछे का बेसिक सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये पूरा हमारा जो होगा ये 5 यूनिट, ये हमारा सेकेंड बुक का होगा। यानी कुल मिलाकर के हमको 2 बुक पढ़ने, फर्स्ट बुक में 5 यूनिट और सेकेंड बुक में 5 यूनिट, टोटल मिलाकर हमारा 10 यूनिट हमारा फिजिक्स का है। ठीक है, जो टोटल सिलेबस को इंक्लूड करता है। इन सब में हम लोग कोर्सेज में जो थ्योरी होगा उसको भी पढ़ेंगे,
जो डेरिवेशन होगा उसको भी हम लोग डिराइव करेंगे, और साथ साथ जो इसमें न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के उसको भी हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, और पूरा उद्देश्य रहेगा कि जो आपका बोर्ड का जो क्वेश्चंस वगैरह है, जो बोर्ड एग्जाम जो 12 का होता है, तो जो उसका पैटर्न है उस पैटर्न के हिसाब से उन सारे सिलेबस को और सारा ऑब्जेक्टिव पर विशेष फोकस रहेगा। ऑब्जेक्टिव भी इसमें हम इंक्लूड करेंगे समय समय पर टॉपिक वाइज, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव भी शुरू से बिल्डअप हो सके। और क्योंकि 50% हमारा जो है आज के जो पेपर का जो पैटर्न है उससे 50% ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव भी आपका अच्छा से बिल्डअप रहेगा तो आप अच्छे मार्क्स इसमें ला सकते हैं। तो आज के क्लास में हमारा ये इंट्रोडक्शन क्लास था। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, इसके बारे में हम लोग शुरू करेंगे, स्टार्ट से पढ़ेंगे। ठीक है, और आज का क्लास हमारा यही समाप्त होता है। थैंक यू।